इंस्पेक्टर मोहन देशपांडे अदालत से बाहर निकल रहे थे तो उनके साथ चल रही आंशू हाथ हिला हिलाकर कह रही थीं, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। भले ही अदालत ने उसे बेगुनाह मानकर बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन मेरी नजरों में जनार्दन हत्यारा है, वही पत्नी का कातिल है। यह दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कत्ल था और इसे अचानक हुई दुर्घटना का रूप दे दिया गया था। लेकिन शक की कोई वजह तो होनी चाहिए। मोहन देशपांडे ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम ख्वाह मख्वाह किसी पर आरोप तो नहीं लगा सकते। अदालत ठोस सबूत मांगती है, सिर्फ हवा में तीर चलाने से काम नहीं चलता। जनार्दन ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, यह सच है। आंसू ने चलते हुए मुंह फेर कर कहा, इसमें शक की जरा भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब इस बात को छोड़ो और कोई दूसरी बात करो। मोहन ने कहा, कई अदालत उसे रिहा कर चुकी है। मेरी बात मानो। आशु ने कहा, जनार्दन को भागने मत दो, वह वाकई मुजरिम है। अगर वह हाथ से निकल गया तो तुम सारी जिंदगी पछताते रहोगे। आखिर तुम मेरा मूड क्यों खराब कर रही हो? इंस्पेक्टर मोहन ने नाराज होते हुए कहा, मैंने सोचा था कि अदालत से फुर्सत पाते ही हम कहीं घूमने फिरने चलेंगे, जबकि तुम फिर जनार्दन आगरकर का किस्सा ले बैठी। मुझे लगता है इस घटना ने तुम्हारे दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला है। हां, शायद तुम ठीक कह रहे हो, आशु ने कहा। उस समय उसकी नजरें एक ऐसे आदमी पर जमी थीं जो लिफ्ट से बाहर निकल रहा था। वही जनार्दन आगरकर था। मोहन देशपांडे भी उसे ही देख रहा था। आशु तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, मोहन, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। मोहन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुकी नहीं। जनार्दन आगरकर मध्यम कद का दुबला पतला आदमी था, लेकिन चेहरे मोहरे से वह अपराधी लग रहा था। उसका एयर कंडीशनर के स्पेयर पार्ट्स सप्लाई का काम था। 15 दिनों पहले उसकी पत्नी पहाड़ की छोटी से गहरे खड्ड में गिरकर मर गई थी। उस समय वह उसकी तस्वीर खींच रहा था। उसकी पत्नी सुस्त और काहिल औरत थी। सोने की दवा लेने की वजह से हमेशा नींद में रहती थी। जनार्दन पहाड़ की उस चोटी पर उसे घुमाने ले गया था ताकि उसकी तबीयत में कुछ सुधर हो सके और वह नींद की स्थिति से मुक्त हो सके। उस पहाड़ के पीछे बर्फ से ढकी चोटियां दिख रही थीं। जनार्दन ने पत्नी से फोटो खींचने के लिए कहा। वह फोटो खींच रहा था, तभी न जाने कैसे उसकी पत्नी का पैर फिसल गया और वह 50 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। जनार्दन आगरकर के लिफ्ट से बाहर आते ही आशु ने उसे घेर लिया। दोनों में बातें होने लगीं। आशु उससे जोश में हाथ हिला हिलाकर बातें कर रही। जनार्दन ने पत्नी से फोटो खींचने के लिए कहा। वह फोटो खींच रहा था, तभी न जाने कैसे उसकी पत्नी का पैर फिसल गया और वह 50 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। जनार्दन आगरकर के लिफ्ट से बाहर आते ही आशु ने उसे घेर लिया। दोनों में बातें होने लगीं। आशु उससे जोश में हाथ हिला हिलाकर बातें कर रही, जबकि जनार्दन शांति से बातें कर रहा था। वह आशु के हर सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दे रहा था। इस बीच इंस्पेक्टर मोहन देशपांडे का मन कर रहा था कि वह उस आदमी का मुंह तोड़ दे, क्योंकि उसे भी पता था इसी ने पत्नी का कत्ल किया था, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वह बाइज्जत बरी हो गया था। जनार्दन चला गया तो आशु इंस्पेक्टर मोहन के पास आ गई। इस इंस्पेक्टर मोहन ने पूछा, क्या बात है, तुम जनार्दन के पास क्यों गई थी? आंसू ने जवाब देने के बजाय होंठों पर अंगुली रखकर चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद फुसफुसाते हुए बोली, हमें जनार्दन का पीछा करना होगा। ध्यान रखना वह निकल न जाए। समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी करो। मैं रास्ते में तुम्हें सब बता दूंगी। आंसू सिर घुमाकर इधर उधर देख रही थी। अचानक उसने कहा, वह उस लाल कार से जा रहा है, जल्दी करो। उनकी गाड़ी लाल कार का पीछा करने लगी। जनार्दन की कार पर नजरें गड़ाए हुए मोहन ने पूछा, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? देखो मोहन, जनार्दन समझ रहा है कि अदालत ने उसे रिहा कर दिया है, इसका मतलब मामला खत्म, जबकि मेरे हिसाब से उसका मामला अब भी खत्म नहीं हुआ है। अब हमें उससे असली बात मालूम करनी है, आशु ने कहा।
तुमने जनार्दन आगरकर से क्या बातें की थीं? मैंने कहा था कि मैं उसकी अदाकारी की कायल हूं। अदालत के कटघरे में उसने जिस मासूमियत का प्रदर्शन किया वह वाकई तारीफ के काबिल था। मैंने उसके आत्मविश्वास की तारीफ की तो उसने मुझे रॉयल क्लब चलने को कहा। तो क्या तुम उसके साथ वहां जाओगी? यह अच्छी बात नहीं है, मोहन ने कहा। मैं क्लब में उसे खूब शराब पिलाकर उससे सच उगलवाना चाहती हूं, आशु ने इत्मीनान के साथ कहा। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह का फालतू काम करने की इजाजत नहीं दूंगा, मोहन ने नाराज होकर कहा। अच्छा, इस बात को छोड़ो और ड्राइविंग पर ध्यान दो। जनार्दन आगरकर की कार दाईं ओर घूम रही है, उसे नजर से ओझल मत होने देना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जनार्दन आगरकर की रिहाई के बाद भी तुम उसका पीछा क्यों कर रही हो? मोहन ने जनार्दन की कार पर नजरें जमाए हुए पूछा। देखो मोहन, आशु ने गंभीरता से कहा। अदालत में जनार्दन ने खुद को इस तरह दिखाया था जैसे वह बहुत दुखी है, लेकिन उसकी आंखें भेड़िए जैसी चमक रही थीं। उसके अंदाज में काफी सुकून लग रहा था, जैसे वह पत्नी को खत्म करके बहुत खुश हो। उसके भावनाओं का अंदाजा एक औरत ही लगा सकती है, और मैंने उसके दोगलेपन को अच्छी तरह महसूस किया है। अपनी तसल्ली के लिए ही मैं उससे बात करने गई थी। उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि यह आदमी बहुत ही चालाक और दगाबाज है। उसने पत्नी को धक्का देकर मार है। अच्छा, तो तुमने इस हद तक महसूस कर लिया? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें तो सीबीआई में होना चाहिए था। जनार्दन की कार दाईं ओर घूमी तो आंसू ने कहा, अब यह कहां जा रहा है? अपने घर, आगे इसी इलाके में वह रहता है, मोहन ने कहा। पत्नी को खड़ा कर दिया ताकि उसकी यादगार तस्वीर खींच सके। इधर उसने तस्वीर खींची और उधर उसकी पत्नी का पैर चट्टान से फिसल गया। जनार्दन ने उस समय की खींची हुई तस्वीर भी अदालत में पेश की थी। सवाल यह है कि उसने वह तस्वीर सबूत के लिए अदालत में क्यों पेश की? उसकी क्या जरूरत थी? हां, यह बात तो वाकई गौर करने वाली थी, मोहन ने कहा। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई चक्कर था। काश वह तस्वीर में देख पाती, आशु ने कहा। उस तस्वीर से कोई ना कोई सुराग जरूर मिल सकता है। तस्वीर देखनी है? वह तो मेरे पास है, कहकर मोहन ने अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से एक तस्वीर निकालकर आंसू की तरफ बढ़ा दी। आशु ने तस्वीर लेकर उसे गौर से देखते हुए कहा, चलो, इससे एक बात तो साबित हो गई कि तुम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हो, तभी तो यह तस्वीर साथ लिए घूम रहे हो। तुम्हारी नजरों में भी जनार्दन खूनी है। हां आशु, कई चीजें ऐसी थीं कि जिन्होंने मुझे उलझन में डाल दिया था। तस्वीर को देखते हुए आंसू बोली, कितनी प्यारी औरत थी। शायद जनार्दन ने उसे इंश्योरेंस के लालच में मार डाला है, या फिर किसी दूसरी औरत का चक्कर हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यह तस्वीर दुर्घटना वाले दिन की नहीं है। यह तस्वीर पहले की उस समय की है जब पति पत्नी में अच्छे संबंध थे। इसमें जनार्दन की पत्नी बहुत खुश दिखाई दे रही है, जो इस बात का सबूत है कि यह तस्वीर अच्छे दिनों की है। तुम्हारे विचार से जनार्दन ने पत्नी को कैसे मारा होगा? मोहन ने पूछा। जनार्दन ने पत्नी को घर पर मारा होगा या फिर कार में? आशु ने कहा, संभव है जनार्दन उसे जान से न मारना चाहता रहा हो, लेकिन वार जोरदार पड़ गया हो जिससे वह मर गई हो। इसके बाद जनार्दन ने एक पुरानी तस्वीर, क्या वह वही कपड़े पहने थी जो इस तस्वीर में पहने हैं? हां बिल्कुल, मैं यह देख चुका हूं, मोहन ने कहा। अगर जनार्दन ने पत्नी को खत्म करने के बाद तस्वीर वाले कपड़े पहनाए होंगे तो सलीके से नहीं पहनाया होगा। आशु ने कुछ सोचते हुए कहा, कोई न कोई गलती उसने जरूर की होगी। मैंने मुर्दा घर में लाश देखी थी, लाश पर वही कपड़े थे जो तस्वीर में है, मोहन ने कहा। वह तो ठीक है, तुम एक मर्द हो, इस मामले में कोई न कोई गलती जरूर रह गई होगी। आशु ने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो बहुत ही सूक्ष्मता से निरीक्षण करती। आशु तस्वीर को गौर से देखती हुई बोली, इंछा,
बटनों की लाइन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या यह लाइन उसके कोट पर उस समय भी थी जब लाश मुर्दाघर में लाई गई थी? हां, यह लाइन मौजूद थी, मोहन ने कहा। उसके कोट के दाएं तरफ वाले कॉलर के करीब? आशु ने पूछा। हां, मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा। जनार्दन की कार अब तक पार्किंग में दाखिल हो चुकी थी। मोहन ने भी खाली जगह देखकर अपनी कार रोक दी। जनार्दन उन दोनों को देख चुका था। वह कार से उतरा और उनकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने कहा, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जबकि अदालत ने मुझे बेकसूर मान लिया है? मैं तुम्हारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा। मोहन ने धैर्यपूर्वक कहा, नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम किसी दूसरे मामले में इधर आए हैं, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, तो फिर यह लड़की अदालत के बाहर मेरे पास क्यों आई थी? जनार्दन ने पूछा। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मोहन ने कहा। तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मैं इस बात की शिकायत करूंगा। मम, मेरा वकील तुम्हारे खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करेगा। जनार्दन, अदालत ने तुम्हें बरी कर दिया तो क्या हुआ? हमारी नजर में तुम अब भी अपराधी हो, तुम बच नहीं सकोगे, आशु ने कहा। आशु की बात सुनकर जनार्दन ने तीखे स्वर में कहा, आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। मुझे शक था कि तुम मेरे पीछे लगी हो। हां, मैं तुम्हारे पीछे लगी हूं, आशु ने लगभग चीखते हुए कहा। तुमने अदालत में अपनी पत्नी की जो तस्वीर पेश की थी, वह दुर्घटना वाले दिन की नहीं है। तुमने यह तस्वीर पहले कभी खींची थी? बताओ, तुमने यह तस्वीर अदालत में पेश करके क्या साबित करने की कोशिश की? आशु की बात सुनकर जनार्दन के चेहरे का रंग उड़ने सा लगा। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अदालत में सवाल जवाब हो चुका है। अब जो भी बात करनी है मेरे वकील से करना। कहकर वह अपार्टमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मेरे ख्याल से हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मोहन ने कहा। लेकिन तुमने मुझे एक आइडिया जरूर दे दिया। मैं उस तस्वीर को दोबारा देखना चाहूंगा। कहकर मोहन ने आंसू से वह तस्वीर ले ली और उसे गौर से देखने लगा। अचानक वह उत्साह से बोला, तुम ठीक कह रही हो, सबूत मिल गया। कहकर मोहन अपार्टमेंट की ओर बढ़ा तो आंशु ने पूछा, कहां जा रहे हो? अपराधी को पकड़ने। अगर मैंने जरा भी देर कर दी तो वह फरार होने में सफल हो जाएगा, मोहन ने कहा। आंशु भी मोहन के साथ चल पड़ी। लॉबी में जनार्दन के नाम की प्लेट लगी थी, जिस पर फ्लैट नंबर 102 लिखा था। दोनों उसके फ्लैट के सामने थे। मोहन ने दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय जोरदार ठोकर मारी। दरवाजा खुल गया तो दोनों आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए। जनार्दन बेड पर रखे सूटकेस में जल्दी जल्दी सामान रख रहा था। दोनों को देखकर वह चीखा, क्यों आए हो यहां? क्या चाहते हो मुझसे? मोहन ने उसकी नजरों के सामने उसकी पत्नी की तस्वीर लहराते हुए कहा, यह लड़की बहुत अक्लमंद है, इसने तो कमाल ही कर दिया, मुझे भी पीछे छोड़ दिया। तुमने अपनी पत्नी को इसी फ्लैट में मारा था, फिर उसकी लाश को अपनी कार में डालकर उस पहाड़ की चोटी पर ले गए थे, जहां से उसे गहरी खाई में फेंक दिया था। देखो इंस्पेक्टर, जनार्दन ने अकड़ने के बजाय नरमी से कहा, इस मुकदमे का फैसला सुनाया जा चुका है और इस तस्वीर ने यह साबित कर दिया है कि इसी तस्वीर ने तो तुम्हें झूठा साबित किया है। मोहन ने कहा, तुमने यह तस्वीर काफी समय पहले खींची थी, लेकिन जब तुमने अपनी पत्नी का कत्ल किया तो उसे हादसे का रूप देने के लिए उसकी लाश को तस्वीर वाले कपड़े पहना दिए। लेकिन जब लाश को पुलिस ने खाई से निकालकर अपने कब्जे में लिया तो तुम्हें लगा कि तुमने लाश को जो कोट पहनाया है उसमें तुमसे एक गलती हो गई है। उसमें बटनों की लाइन दाईं तरफ थी, जबकि तस्वीर में बाईं तरफ है। तुम बिल्कुल अंधे हो, तस्वीर को गौर से देखो, जनार्दन ने गुस्से में कहा। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मोहन ने कहा। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो तुमने तस्वीर का निगेटिव पलटकर नई तस्वीर बनवा ली। नई तस्वीर में मृतका के कोट के दाएं कॉलर के नीचे बटनों की लाइन दिखाई दे रही है। यही तस्वीर तुमने हमें दी थी, लेकिन तुम यहां एक गलती कर गए।
निगेटिव को उलटने से कोट के कॉलर के साथ भी सब कुछ उलटा हो गया। आमतौर पर पुरुषों के कोट के दाएं कॉलर की तरफ बटन। अभी मोहन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जनार्दन ने उसकी तरफ छलांग लगा दी, लेकिन इंस्पेक्टर मोहन ने उसका बाजू पकड़ लिया और उसे घुमाते हुए दीवार पर दे मारा। इसके बाद जनार्दन को उठाकर उसके सूटकेस के पास फेंक कर कहा, मिस्टर जनार्दन, अब तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। तभी जनार्दन ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर मोहन और आशु की तरफ तान कर कहा, तुम दोनों अपने हाथ ऊपर कर उसके सूटकेस के पास फेंक कर कहा, मिस्टर जनार्दन, अब तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। तभी जनार्दन ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर मोहन और आशु की तरफ तान कर कहा, तुम दोनों अपने हाथ ऊपर उठा लो, वरना मैं गोली मार दूंगा। कोई होशियारी मत दिखाना। जनार्दन ने दूसरे हाथ से सूटकेस बंद करते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं और लाशें अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहता। मूर्ख आदमी, तुम ज्यादा दूर अपनी कार नहीं जा सकोगे, क्योंकि मैंने उसमें गड़बड़ी कर दी है। मोहन ने उसे घृणा देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कार ले जाऊंगा। जनार्दन ने कहा, लाओ, उसकी चाबी मेरे हवाले करो। ठीक है। यह कहकर मोहन ने चाबी निकालने के लिए जेब में हाथ डालना चाहा। खबरदार, जेब में हाथ मत डालो। मुझे बताओ कि चाबी किस जेब में है, मैं खुद निकाल लूंगा। जनार्दन चिल्लाया, मेरे कोट की दाईं जेब में। मोहन ने कहा। जनार्दन ने उसके कोट की दाईं जेब की ओर हाथ बढ़ाया। उसी समय फायर हुआ, जिसकी आवाज से कमरा गूंज उठा। इसके साथ ही जनार्दन बौखलाकर दूर जा गिरा और आंसू जोर जोर से चीखने लगी। फिर जमीन पर गिर पड़ी। दरअसल वह फायर जनार्दन ने किया था, मगर बौखलाहट के कारण वह फायर बेकार चला गया। इंस्पेक्टर मोहन के लिए इतनी मोहलत काफी थी। उसने जनार्दन के कंधे पर फ्लाइंग किक मारकर उसे गिरा दिया। थोड़ी ही देर में उसने जनार्दन के हाथों में हथकड़ियां लगा दी। फिर उसने आशु को उठाकर बेड पर बिठाया, उसे तसल्ली दी और किचन से पानी लाकर पिलाया। थोड़ी देर बाद आशु संभल गई। मोहन ने कहा, सुनो आशु, पहले तो मैंने मजाक में कहा था कि तुम जैसी लड़की हमारे पुलिस स्क्वाड में शामिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं कि तुम हमारे पुलिस स्क्वाड की अहम जरूरत हो। अगर तुम हमारे साथ शामिल हो गई तो न जाने कितने केस हल हो जाएंगे, तमाम अपराधी कानून की गिरफ्त में। यह सुनकर आंसू मुस्कुराने लगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके अपना एक प्यारा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।